राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज सीधा ज्योतिष समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे विपरीत राजयोग की। वैदिक ज्योतिष में विपरीत राजयोग का क्या महत्व है, कब ये ताकतवर होता है और कैसे इसका विश्लेषण करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ विपरीत राजयोगा इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष में राजयोग हो या धन योग हो, वो दो तरह से बनते हैं। एक सामान्य राजयोग होता है और एक विपरीत राजयोग होता है। सामान्य राजयोग कुंडली के शुभ भावों के स्वामियों के बीच परस्पर संबंध से बनता है। शुभ भाव मतलब जैसे केंद्र स्थान है पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, और त्रिकोण स्थान है पंचम और नवम भाव। जब कुंडली में केंद्र व त्रिकोण के स्वामी संबंध बनाते हैं, मतलब केंद्र तथा त्रिकोण का स्वामी इकट्ठे बैठ जाएं, उनके बीच में युति हो जाए, कंजक्ट हो जाएं वो, या वो एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन कर लें, साइन एक्सचेंज, या वो परस्पर एक दूसरे को दृष्टि से देखें, तो इसको विष्णु लक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। केंद्र स्थानों को विष्णु स्थान और त्रिकोण स्थान पंचम और नवम को लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। इसी तरह अगर केंद्र स्थानों में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भावों में कोई ग्रह स्वराशि या उच्च का हो जाता है, उच्च का बैठता है, तो पंच महापुरुष राजयोग बनता है। और कुंडली के दूसरे, पाँचवें, 9वें और 11वें भावों के संबंध से ज्योतिष में धन योग बनते हैं। ये सभी जो भी शुभ योग हैं, इनको बनाने वाले घरों का बलवान होना जरूरी होता है। इसके विपरीत राजयोग कुंडली के अशुभ भावों के स्वामियों से बनता है। विपरीत राजयोग बनाने वाले घरों का निर्बल होना भी जरूरी है, वो पीड़ित भी होने चाहिए। सामान्य राजयोग या विपरीत राजयोग दोनों में एक कंडीशन जरूरी होती है कि कुंडली का जो लग्नेश है वो बलवान होना चाहिए। लगन का स्वामी अगर बलवान होगा तो लगन आपका भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, तभी आप इन योगों को भोग पाएंगे, चाहे सामान्य राजयोग हो या विपरीत राजयोग हो। तो लग्नेश मजबूत होना ही चाहिए। ज्योतिष के ग्रंथों में विवरण है कि जब छठे घर का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भावों में बैठता है तो हर्ष नाम का राजयोग बनता है। उदाहरण के लिए ये मिथुन लगन की कुंडली में अगर हम देखें और मंगल छठे घर का स्वामी होकर अगर 12वें घर में शत्रु राशि में बैठता है और राहु केतु एक्सिस पर भी हो, यानी मंगल राहु अगर 12वें घर में है मिथुन लगन में, तो मंगल पीड़ित माना जाएगा। तो ये हर्ष नाम का राजयोग बन गया। इसी तरह अष्टम भाव का स्वामी जब कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाता है तो सरल नाम का राजयोग बनता है। जैसे सिंह लगन की कुंडली में गुरु अष्टम भाव का स्वामी होकर अगर छठे भाव में बैठ जाए और शनि की कहीं से भी उस पर दृष्टि पड़ जाए तो ये गुरु पीड़ित माना जाएगा, क्योंकि गुरु नीच के भी हैं। तो ये सरल नाम का राजयोग बन गया। इसी तरह मेष लगन की कुंडली में अगर हम देखें तो 12वें घर का स्वामी गुरु अगर छठे घर में बैठ जाए और साथ में शनि उसके साथ कंजक्ट हो, युति हो, तो ये विमल नाम का राजयोग बन जाता है। छठे, 8वें, 12वें भावों को अशुभ भाव माना जाता है, तिर्क भाव कहते हैं इन्हें। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रुओं का विचार किया जाता है, इल्ज़ाम लगना, झगड़े, हिंसा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का संघर्ष। इसके अलावा जो आपके जीवन की चुनौतियां हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, वो छठे भाव से देखी जाती हैं। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का होता है, जैसे सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, दुर्घटना। और जो आर्थिक उतार चढ़ाव हैं उनमें अचानक अगर बदलाव आता है तो वो भी अष्टम भाव बताता है। सेक्सुअल डिजीजेज, गुप्त रूप से आने वाली रुकावटें, मतलब जीवन में समस्या, प्रॉब्लम्स अष्टम भाव से देखी जाती हैं। और अष्टम भाव 9वें भाव का 12वां भाव भी होता है, यानी कि भाग्य के व्यय का, दुर्भाग्य का भी होता है। और 12वां भाव नुकसान का होता है, लॉसेज का, खर्चों का, शरीर का भी और धन का भी। अब ज्योतिष में सिंपल नियम है कि जिन भावों का स्वामी निर्बल होता है, 6, 8, 12 भावों में होता है, तो उस भाव के फल की हानि होती है। इसलिए छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जब 6, 8, 12 अशुभ भावों में बैठेंगे तो 6, 8, 12 भावों के फल की भी हानि होगी। 6, 8, 12 भाव का स्वामी अगर निर्बल या पीड़ित है तो छठे घर के जो फल की जो चुनौतियां होती हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं, और अष्टम भाव की अचानक आने वाली जो समस्याएं हैं, और 12वें भाव के जो नुकसान है, लॉसेज, इन सब फलों में भी कमी आएगी। ये सब बहुत कम मिलेंगे। यही विपरीत राजयोग का तर्क है, लॉजिक। बहुत से विद्वान इसके अंदर तीसरे भाव को भी शामिल करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का होता है, हार्ड वर्क का, वो भी संघर्ष को बतलाता है। और तीसरा भाव अष्टम से अष्टम भी होता है,
एट्थ फ्रॉम एट्थ। तो जो अष्टम भाव की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, वो भी तीसरे भाव में होते हैं। तीसरा भाव स्वामी भी अगर दुर्बल या पीड़ित हो तो धनदायक होता है। अब अगर 6, 8, 12 भाव के जो स्वामी हैं उनका 6, 8, 12 भाव में बैठना, इसका विश्लेषण करें तो बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो लग्नेश आपका बलवान होना चाहिए और विपरीत राजयोग बनाने वाला जो ग्रह है वो पीड़ित और निर्बल होना चाहिए। ये दो बेसिक कंडीशन है। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी छठे में हो, आठवें भाव का स्वामी आठवें में हो और 12वें भाव का स्वामी 12वें में हो, तो ये निर्बल नहीं हो सकते, कमज़ोर नहीं हो सकते, तब ये बलवान होंगे, तब विपरीत राजयोग बनना मुश्किल है। एक उदाहरण से अगर हम समझें तो मान लीजिए कि मेष लगन की कुंडली है, पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है और मेष लगन की कुंडली में अगर छठे घर में बुध बैठ जाएं, छठे घर के ही स्वामी होकर तीसरे और छठे घर के स्वामी बनते हैं, छठे घर में बुध के बैठने से बुध अपने उच्च के हो जाएंगे, ताकतवर बुध होगा, तो जीवन में जो चुनौतियां हैं वो बहुत रहेंगी, रोग ऋण शत्रु इनका फल भी भर भर के मिलेगा। तो ऐसे बुध का पीड़ित होना भी बहुत मुश्किल काम है। वो एक अलग बात है कि जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस होंगी, चुनौतियां होंगी, आप उन पर विजयी भी होंगे, लेकिन ये चुनौतियां भी पसीना छुड़वा देंगी, काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि कर्क लगन की कुंडली है, शनि अष्टमेश बनते हैं, सप्तमेश भी हैं, अगर शनि अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम में बैठ जाएं, कुंभ राशि में ही अपनी मूल त्रिकोण साइन में, तो ये ताकतवर शनि होंगे, पीड़ित इनका होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नैसर्गिक पापी ग्रह का पीड़ित होना बहुत मुश्किल होता है। तो अष्टमेश अगर ताकतवर है तो जीवन में जो अचानक आने वाली जो समस्याएं होंगी वो भी हल्की फुल्की नहीं होंगी, बहुत पीड़ा देगी। इसीलिए जो छठे घर का स्वामी अगर छठे में है, आठवें घर का स्वामी आठवें में है और 12वें घर का स्वामी 12वें में है, तो ऐसे विपरीत राजयोग को ध्यान से देखना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी होकर पीड़ित है, उसके नैसर्गिक कारकत्व, नेचुरल सिग्निफिकेंस में भी कमी आएगी, वो भी खराब होगा। तथा अगर वो ग्रह विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह 2 राशियों का स्वामी है तो वो दूसरे किस भाव का स्वामी बन रहा है, उसके फल को भी ध्यान से देखना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मीन लगन की कुंडली है, मीन लगन में छठे घर के स्वामी सूर्य बनते हैं और अगर ये अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो वहाँ पर डिबिलिटेट हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं। और अगर वो पीड़ित भी हैं, मान लीजिए राहु केतु एक्सिस है, सन राहु कंजक्ट हैं और शनि की भी दृष्टि उन पर आ रही है, तो ये विपरीत राजयोग तो बना, लेकिन जो आत्मविश्वास है आपका, क्योंकि बिकॉज सन इज योर कॉन्फिडेंस, तो आपका आत्मविश्वास में कमी रहेगी पूरी उम्र, खराब स्वास्थ्य, पिता सुख में कमी, ये सब फल भी मिलेंगे। तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में ही कमी होगी, तो फिर ऐसे विपरीत राजयोग का आप क्या करेंगे। इसी तरह कुंभ लगन में चंद्रमा छठे घर के स्वामी बनते हैं, धनु लगन में चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और सिंह लगन में चंद्रमा 12वें घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे चंद्रमा अगर पीड़ित हुए और पक्ष बली भी नहीं हुए, चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है, तो आपको मन की समस्याएं, अवसाद, डिप्रेशन, माता सुख में कमी, ये सारे फल भी देखने को मिलेंगे। सूर्य व चंद्रमा को वैसे भी छठे और आठवें घर के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। सूर्य व चंद्रमा से बनने वाले विपरीत राजयोग को बहुत ध्यान से जज करना चाहिए। अब एक और उदाहरण कुंडली देखते हैं कि मान लीजिए ये कुंडली मेष लगन की है, लगन के स्वामी मंगल लगन में ही विराजमान है, तो लग्नेश मंगल बली हैं और यहाँ पर 12वें घर के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि छठे भाव में शत्रु राशि में हैं और राहु के साथ कंजक्ट हैं और गुरु के एक तरफ सूर्य हैं और एक तरफ शनि है, तो पाप कर्तृ योग भी बन रहा है। तो गुरु यहाँ पर निर्बल और पीड़ित नजर आ रहे हैं, गुरु पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। विपरीत राजयोग तो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं तो गुरु यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें घर के मालिक भी हैं, भाग्येश भी हैं और 9वें भाव के गुरु नैसर्गिक रूप से कारक भी बनते हैं, नेचुरल सिग्निफिकेटर भी हैं। तो 9वें भाव पर यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी जा रही है, तो 9वां भाव, 9वें भाव का स्वामी और कारक तीनों ही यहाँ पर पीड़ित नजर आ रहे हैं। तो 9वें भाव का, भाग्य भाव का, भाग्येश का और उसके कारक का इस तरह पीड़ित होना दुर्भाग्य का संकेत भी दे रहा है। विपरीत राजयोग आर्थिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है,
लेकिन जब आपका भाग्य ही कमज़ोर होगा तो ये जो विपरीत राजयोग है बिल्कुल शुभ नहीं कहा जा सकता, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ऐसी ही स्थिति मकर लगन में बुध के साथ बनती है, वहाँ पर बुध छठे और नौवें भाव के स्वामी होते हैं। एक और कुंडली देखते हैं, ये कुंडली कन्या लगन की है। यहाँ पर बुध दसम भाव में स्वराशि के बली हैं, लग्नेश यहाँ पर बली है, लेकिन यहाँ पर छठे घर का स्वामी अष्टम में बैठा है शनि, तो विपरीत राजयोग बना रहा है। और शनि यहाँ पर नीच के भी हैं और पापकर्त्री योग में भी हैं, एक तरफ उनके केतु है, एक तरफ उनके सूर्य है। तो विपरीत राजयोग बनने के बावजूद भी ये शनि शुभ फलदायक नहीं है पंचम भाव के प्रोस्पेक्टिव में, क्योंकि शनि छठे घर का मालिक होने के साथ साथ पंचम भाव का स्वामी भी है। तो अगर शनि कमज़ोर और निर्बल है तो संतान पक्ष, शिक्षा का जो पक्ष है, आपके निर्णय लेने की जो अक्षमता है, ये सब भी प्रभावित रहेंगी। विपरीत राजयोग के बाद भी बहुत परेशानी और संघर्ष रहने वाला है। तो विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामित्व के अलावा कौन से भाव का स्वामी है, इस बात को भी बहुत ध्यान से जज करना चाहिए। दोस्तों, भाव का स्वामी, हाउस लॉर्ड और कारक, इन तीनों के विश्लेषण से भाव के फल को समझा जाता है। इसलिए विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह के कारकत्व व उसकी दूसरी राशि वाले भाव को भी ध्यान से विश्लेषण करना चाहिए जब आप विपरीत राजयोग को देख रहे हैं। एक उदाहरण कुंडली देखिए कि तुला लगन की ये कुंडली है। इसमें शुक्र चौथे भाव में है, दिशा बल के साथ फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ चौथे भाव में शुक्र को मिलती है, अपनी मित्र राशि में है। और बुध और चंद्र दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर है, उन ग्रहों का प्रभाव है बुध के, तो वो साथ ही बैठे हैं। तो लग्नेश यहाँ पर बली है। गुरु यहाँ पर तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर अपनी शत्रु राशि वृष में अष्टम भाव में बैठे हैं। राहु के पाप प्रभाव में भी हैं, राहु से कंजक्ट हैं, और गुरु पर कोई शुभ प्रभाव भी नहीं आ रहा है। गुरु पाप कर्त्री में भी दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ मंगल है, एक तरफ शनि है। तो तीसरे और छठे भाव का मालिक होने के बाद तीसरे और छठे भाव की अशुभता का यहाँ पर गुरु के निर्बल और पीड़ित होने से संकेत मिल रहा है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव नाश भाव में है और पीड़ित हैं, तो विपरीत राजयोग बना। अब अगर हम गुरु के कारकत्व को देखते हैं तो गुरु दूसरे भाव के जो कारक होते हैं दूसरे भाव के, तो दूसरे भाव का जो स्वामी है मंगल, वो स्वराशि का है केंद्र में, और गुरु पंचम भाव के भी कारक हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी जो शनि है वो भी ठीक स्थिति में है, और गुरु नवम भाव के कारक भी हैं, तो नवम भाव का स्वामी बुध भी केंद्र में है, अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर किसी भी भाव को गुरु के निर्बल और पीड़ित होने से विशेष नुकसान नहीं पहुँच रहा है। तो यहाँ पर जो विपरीत राजयोग है ये फायदेमंद है। एक और कर्क लगन की कुंडली आप देखिए, इसमें चंद्रमा केतु के साथ है तीसरे भाव में, लेकिन वो पक्ष बली हैं। यहाँ पर बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि में है, पंचम भाव में है और शत्रु राशि में है, और अपना जो परम शत्रु डिस्पोजिटर मंगल है, मंगल की 8वीं दृष्टि भी बुध के ऊपर आ रही है, और ये पाप कर्त्री में भी है। इसके एक तरफ शनि है, एक तरफ सूर्य है, तो बुध यहाँ पर बहुत पीड़ित हैं। और ध्यान से अगर हम देखते हैं तो बुध तीसरे भाव का स्वामित्व उनके पास है, तो तीसरे से तीसरे बैठे हैं और 12वें से वो छठे बैठे हैं। तो दोनों जो भाव स्वामित्व वाले बुध के भाव हैं उनसे भी ये अशुभ हैं। तो ऐसा बुध तीसरे और 12वें भाव की अशुभता का नाश करके विपरीत राजयोग का फल इस कुंडली में दे रहा है। तो छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी इस तरह कहीं भी पीड़ित होकर अगर बैठता है तो वो भी विपरीत राजयोग का फल दे सकता है। इस तरह दोस्तों इन सभी बातों का विश्लेषण करके, इन सभी बातों को जज करके विपरीत राजयोग के फल को समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।